कोविड 19 का एक नया और वेरिएंट JN.1 आ गया है। दुनिया भर के देश इसको लेकर नई नई गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है, जिसके चलते दक्षिणी राज्य केरल में इससे 4 लोगों की जान चली गई है। इसी के चलते लोगों के मन में कुछ सवाल हैं कि JN.1 के लक्षण क्या क्या हैं। क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या JN.1 वेरिएंट पहले आए कोविड 19 के वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? क्या वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है? और आखिर में क्या बूस्टर डोज लेना अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है? अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। पहले हम इस वेरिएंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोविड 19 का यह सब वेरिएंट JN.1 सबसे पहले लग्जमबर्ग में मिला था। यह ओमिक्रॉन सब वेरिएंट से आया है। इसका सोर्स पिरोला वैरायटी BA.2.86 है। इसमें स्पाइक प्रोटीन ऑल्टरेशन है जो इसे अधिक संक्रामक और इम्यून सिस्टम को चकमा देने वाला बना देता है। कोरोना का ये नया वेरिएंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण में बढ़ोतरी का कारण बनता जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, आइसलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स और हाल ही में चीन सहित अलग अलग देशों में इसकी मौजूदगी मिली है, मगर अब इस फहरिस्त में भारत का नाम भी जुड़ गया है। जहां तक भारत का सवाल है तो JN.1 का पहला मामला 8 दिसंबर को सामने आया था। केरल में 79 साल की एक बुजुर्ग महिला इससे संक्रमित हुई थी। इस नए वेरिएंट के अब तक 21 मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना रिटर्न की चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। WHO से लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और आदेश जारी किया है कि सभी अस्पतालों में खास एहतियात बरता जाए। राज्य सरकारें कोरोना की नई वेरिएंट की टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ कई बड़े कदम उठाने जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के आसपास है। ताजा मामले मुख्य रूप से केरला, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से सामने आए हैं। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने बुधवार को बताया कि उनके राज्य में कोरोना के 19 केस सामने आए हैं और सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। फिजिशियन साइंटिस्ट VK पॉल ने कहा कि भारत में वैज्ञानिक समुदाय नए वेरिएंट की बारीकी से जांच कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों को परीक्षण बढ़ाने और अपनी निगरानी प्रणालियों को जल्द से जल्द मजबूत करने को कहा है। अब बात करते हैं वीडियो की शुरुआत में किए गए सवालों की। क्या वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड 19 हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं है। वैक्सीन लगने के बावजूद होने वाले संक्रमण को वैज्ञानिक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। ज्यादातर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामलों में लक्षण हल्के होते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक वैक्सीन लगने के बाद कोविड होने की संभावना तो कम होती है, लेकिन इन्फेक्टेड होने की स्थिति में इसका असर अपेक्षाकृत कम होता है। वैश्विक टीकाकरण अभियान के बीच अचानक बढ़ रहे कोविड 19 मामलों को लेकर लोग चिंतित हैं। हालांकि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले काफी कम हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक इनकी संख्या उतनी ही है जितनी होने की आशंका पहले से थी। कोविड 19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के ट्रायल्स के संक्रमण के खिलाफ 90% से ज्यादा प्रभावकारिता देखी गई, लेकिन ब्रिटेन, इजराइल और कनाडा में हुए अध्ययन दिखाते हैं कि बाहरी दुनिया में वैक्सीन की प्रभावकारिता थोड़ी कम देखी जा रही है। माना जा रहा है कि ऐसा डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही हो सकता है। अनुमान है कि अलग अलग वैक्सीन सिम्टोमेटिक संक्रमण से 60 से 90% के बीच सुरक्षा देती हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक 4 हफ्तों में इंग्लैंड में डेल्टा वेरिएंट के जो 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, उनमें से करीब 17% वो लोग थे जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका था। इजराइल में 60% लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। वहां जुलाई में जो 6000 लोग संक्रमित पाए गए, उनमें से 52% वो थे जिनका टीकाकरण पूरा हो चुका था। हालांकि टीकाकरण पूरा होने के बाद जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनमें से बहुत कम की स्थिति गंभीर हुई है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की स्टडी के मुताबिक फाइजर की वैक्सीन लगवाने वालों की अस्पताल में भर्ती होने की संभावना अब भी 96% कम है। वहीं ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन इस मामले में 92% प्रभावी है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले में कोविड एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य डॉक्टर अनीश TS ने बताया, केरल की 70% आबादी को कम से कम एक बार टीका लग चुका है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो कुल आबादी के सिर्फ 30% हैं। लेकिन अभी भी जो लोग संक्रमित हुए हैं, उनमें से 30% इन्हीं 30% लोगों में से हैं। क्या वायरस से संक्रमित हुए लोगों में जो एंटीबॉडी बनी वो अब भी बरकरार रहेंगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा, ये उसी तरह है जैसे कि आपके पास मेन डोर की चाबी हो लेकिन घर के दूसरे दरवाजों की चाबी न हो। ज्यादातर बीमारियों में भी ऐसा ही होता है। कोविड महामारी है, अगर आपने टीका लिया भी है तो भी वेरिएंट बच निकलने की तरकीब विकसित कर लेता है। JN.1 के साथ भी ऐसा हो सकता है। जहां तक हम जानते हैं, कोविड वायरस का उम्र और बीमारी को लेकर अलग बर्ताव दिखाई देता है। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। क्या बूस्टर डोज लेना जरूरी है? इस सवाल पर डॉक्टर जॉन कहते हैं ये जरूरी नहीं है। वो कहते हैं, हालांकि पहले हुए इन्फेक्शन या फिर टीके की वजह से जितनी अधिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है, बचाव की संभावना भी उतनी ज्यादा होगी।
सबसे अच्छा जो है वो है पूरी तरह सुरक्षित किसी वैक्सीन की बूस्टर डोज। बाकी दुनिया की तरह यहाँ भी JN1 वेरिएंट को टारगेट करने वाली वैक्सीन अभी विकसित नहीं हुई है। वहीं एक अन्य डॉक्टर जॉन की इस मुद्दे को लेकर अलग राय है। वो कहते हैं किसी नई वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन बूस्टर डोज देना एक अच्छा विचार है, लेकिन साइड इफेक्ट्स का आकलन भी कर लेना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करने वाली वैक्सीन JN1 वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी रहनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा वैक्सीन JN1 के वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगी। ओवरऑल कहा जाए तो एक बूस्टर डोज देना अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन कोविड-19 न होने की 100% गारंटी नहीं ली जा सकती। यहीं पर एक और सवाल आता है, क्या ये अपने पिछले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? JN1 BA.2.86 से जुड़ा है, जो ओमिक्रॉन का एक वंशज है। पिछले साल गर्मियों में इसके कारण कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों वेरिएंट लगभग एक जैसे हैं, उनके स्पाइक प्रोटीन में बहुत मामूली अंतर है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वह हिस्सा होता है जो इसे मानव कोशिकाओं पर आक्रमण करने की इजाजत देता है। नया वेरिएंट इम्यून सिस्टम को चकमा देने में ज्यादा असरदार है। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन होने की आशंका भी बढ़ जाती है। जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर T. जैकब जॉन ने BBC को बताया, ये बहुत घातक नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से फैलता है। 40 से ज्यादा देशों में ये फैल चुका है। ओमिक्रॉन के बारे में हम जानते हैं और इस वजह से इसे लेकर बहुत हैरानी नहीं है। ये छींक से निकलने वाले कणों के जरिए हवा में फैलता है। ओमिक्रॉन के दूसरे सब वेरिएंट्स के मुकाबले नाक और गले से निकलने वाली फ्लूइड में वायरल लोड ज्यादा होता है। वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर रह चुकी डॉक्टर गगनदीप कांग ने BBC को बताया, ये इन्फ्लुएंजा से भी ज्यादा खतरनाक है। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर, क्या एक और लॉकडाउन लग सकता है? फिजिशियन साइंटिस्ट VK पॉल ने बताया कि संक्रमण की चपेट में आए लोगों में से लगभग 91 से 92% लोग घर पर ही ट्रीटमेंट का ऑप्शन चुन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने बताया है कि भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन 93% लोगों में घर पर ही इलाज हो रहा है, जो हल्की बीमारी का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दर में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है। जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन्हें अन्य बीमारियां थीं और उनमें कोविड का पता अचानक लग पाया था। अगर इस हिसाब से देखें तो लॉकडाउन नहीं लगने वाला, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सावधान रहने की ज़रूरत है। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि कोविड वेरिएंट JN1 के लक्षण क्या क्या हैं। अगर आपको हल्का बुखार है, थकान है, नाक बहना, गले में खराश है, सिर दर्द होता है, खांसी भी है, साथ में कंजेशन भी है, तो आप कोविड-19 से ग्रसित हो सकते हैं। नज़दीकी सेंटर पर जाकर अपनी जाँच जरूर कराएं। स्वस्थ रहें। शुक्रिया।